This delay. Hello everyone, welcome to Target Academy, and today we are going to solve some numericals on applied thermodynamics starting with IC engine. ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को 10 मार्क्स का, मेरे हिसाब से ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना चाहिए फ्रॉम एयर स्टैंडर्ड साइकिल, दैट इज अ मॉड्यूल 1. ठीक है, ये 10 मार्क्स का आना चाहिए. ठीक है, द क्वेश्चन गोज लाइक अ 4 स्ट्रोक SI इंजन. SI इंजन का मतलब क्या हुआ? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एन SI इंजन? ऑल ऑफ यू. Sucheta, what is SI engine? Sir, spark ignition engine. Yeah, spark ignition engine. So SI engine works on what kind of fuel? Kuntu fuel use karo ami? All of you? Sir, petrol. Petrol. Yes, petrol is the fuel that we use in spark ignition engine. So spark ignition engine has compression ratio of 6. Compression ratio का मतलब हो गया R का वैल्यू. So R is given to a 6 and swept volume Vs is equal to 0.15 meter cube. ठीक है. प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन यानी कि P1 एंड T1 दिया हुआ है आपको, और 98 किलो पास्कल एंड 60 डिग्री सेल्सियस. फाइन. डिटरमाइन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट ऑल सैलिएंट पॉइंट्स इफ हीट सप्लाइड टू इट इज 150 kilojoule per kg. It means they have said you that heat supplied is 150 kilojoule per kg. Also find out entropy change. ये जरूरत नहीं है अभी, आपको वर्क डन निकालने को बोला है. ठीक है, एफिशिएंसी निकालने को बोला है, एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द साइकिल एज्यूमिंग Cp एंड Cv वैल्यूज गिवन टू यू. Cp is 1 किलोजूल पर केजी केल्विन एंड Cv is 0.71 किलोजूल पर केजी केल्विन. ऑल्सो प्लॉट ऑन TS डायग्राम, ये भी करना जरूरी है. टोटल 10 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन. अब आप बताओ तो ऐसा इंजन में थोड़ा सा रिवीजन के हिसाब से देख लो. हाँ, ऐसा इंजन में क्या क्या प्रोसेसेस है? व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस वी हैव? कैन एनीवन टेल मी? Bhumika, you are here, but I think like college और पढ़ाई जैसे तो, do you remember anything, Bhumika? What are the different processes we have in SI engine? Air standard cycle. SI engine किसको follow करता है? कौन सा cycle को follow करता है? Now, name of the cycle, all of you? All of you? Otto cycle, sir. Yes, Otto cycle. Otto cycle. SI engine is based on Otto cycle. And Otto cycle में 4 अलग अलग processes होता है. बताओ तो क्या क्या है? All of you guys, please be interactive in that. Option. Now that is the stroke name. That is not the process. I am talking about thermodynamic process. So पहला, Sir, adiabatic compression. yes, that is isentropic or reversible adiabatic compression. Revision करना पड़ेगा. Number 2, फिर Isobaric heat addition. आइसोबैरिक है या आइसोकोरिक है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है. आइसोकोरिक हीट एडिशन, बिकॉज ऐसा इंजन है. रिवीजन चाहिए होगा. फिर उसके बाद एक्सपेंशन होगा. अगेन देयर विल बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एंड देन देयर विल बी हीट रिजेक्शन, दैट विल बी आइसोकोरिक अगेन. दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है. आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन. डू यू रिमेंबर ऑल ऑफ यू गाइस? ये सब याद आया कुछ कुछ? रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब हो गया एंट्रोपी कांस्टेंट. ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, रिवीजन करना पड़ेगा. हाँ, अगर आपको लगता है कि whatever the things that I am teaching right now and you guys are not able to cope up, then आप समझ लेना कि आपका काम में इलेक्शन नहीं आएगा, आपका काम में रिवीजन आएगा. और एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछेगा MCQ में कि GS कौन बना है या फिर सेक्रेटरी ऑफ लिटरेचर रिव्यू ये सब कौन बना है. नो, दे विल नॉट आस्क. आपसे पूछेगा ये क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है. सो पीवी डायग्राम पहले देख लेते हैं. रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, पहले कंप्रेशन करते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा. सो ऐसे जाता है कैसे? तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन 1 to 2, फिर 2 to 3 देयर इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन. 2 to 3 यहाँ पे हीट एडिशन होता है QS. एंड 3 से 4, जस्ट अ मिनट. हाँ, 3 से 4 देयर इज आइसेंट्रोपिक हीट
isentropic reversible adiabatic expansion, and then 4 to 1, 3 to 4 is expansion, 4 to 1 is heat rejection, guys. Am I clear? This is PV diagram. Do you remember, all of you? All of you guys in this class? Yes or no? All of you guys? Yes, sir. Do you remember this? Please, I am asking all of you in this class, huh? Remember, Yes, sir. I am interacting with everyone in the class. Make sure you guys interact with me in order to develop your own communication skill. This is important. I am saying it again and again and again. अगर आपको डेड बॉडी बन के पढ़ना है लाइव क्लास में, तो लाइव क्लास का कोई मतलब नहीं है. रिकॉर्डेड क्लास देखो, नहीं समझ में आएगा, अपने से सॉल्व करो. लेकिन इंटरैक्टिव रहोगे तो आपको हेल्प होगा. ठीक है. सो 1 to 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, तो दिस फॉलोज द PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट रूल. ये इसको इक्वेशन को फॉलो करता है. कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन है, ये भी PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है. ये वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है. सिंपल सा बात. क्वेश्चन में क्या बोला है कि द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन 98 किलो पास्कल एंड 60 डिग्री सेल्सियस दिया है, और स्वेप्ट वॉल्यूम दिया हुआ है 0.15, और कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है 6. कंप्रेशन रेशियो का मतलब क्या हुआ? कंप्रेस कहां से कर रहा है? V1 से कंप्रेस कर रहा है V2 तक. तो यहां से यहां तक पिस्टन जो है वो करेगा, क्या बोलते हैं उसको? पिस्टन जो है मूव करेगा, स्वीप करेगा. प्लीज पे अटेंशन एवरीवन. अगर मैं ऊपर पिस्टन को ऐसे ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे पिस्टन एंड सिलेंडर को ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ गाइस, जस्ट अ मिनट, ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, तो पहले यहाँ पे था सक्शन होने के बाद, ठीक है, फिर यहां से दिस इज पॉइंट 1, तो यहां से यहां तक का वॉल्यूम V1. फिर पिस्टन सेकेंड स्टेप में आगे बढ़ के कंप्रेशन करने के बाद पिस्टन यहां आ जाएगा. सो पिस्टन विल बी समवेयर हियर, तो दिस वॉल्यूम विल बी V2. इसको हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम भी बोलते हैं. तो V1 by V2 is known as compression ratio. तो compression ratio R is equal to V1 by V2. It is given to us 6. Am I clear, all of you? Yes or no? All of you guys. किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है मेरे को. हाँ, इसको V1 by V2 को एक और तरीके से लिख सकते हैं. We can write down R is equal to total volume by clearance volume. टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि टोटल वॉल्यूम क्या है? यहां से यहां तक टोटल वॉल्यूम है गाइस. दिस इज V1 is equal to total volume, और ये है V2. दिस इज V2 is equal to clearance volume. इतना क्लियरेंस रखा हुआ है, so that the piston does not hit the cylinder head. तो क्लियरेंस वॉल्यूम रखा हुआ है. तो V1 by V2 is known as clearance compression ratio. इसको V1 को हम लोग टोटल वॉल्यूम भी बोलते हैं गाइस. तो टोटल वॉल्यूम क्या मतलब? दिस इज VC, और यहां से यहां तक पिस्टन ने स्वीप किया है. क्या किया है? स्वीप किया है. यहां से यहां तक पिस्टन है स्वीप्ड इनसाइड. पिस्टन है स्वेप्ट इनसाइड द क्या? सिलेंडर. सो वी विल हैव स्वेप्ट वॉल्यूम. तो यहां से यहां तक जो होगा उसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं. सो टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम. सो आई विल हैव क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय clearance volume. Am I clear, all of you? Yes or no? So this can be written as 1 by Vs by Vc. Is it clear? Yes or no, guys? All of you? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो मेरे को. ठीक है. So V1 is equal to V2 plus swept volume लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके. देखो टोटल V1, तो इसमें Vc पे Vs को ऐड करो तो हम लोग को टोटल वॉल्यूम मिलेगा. एज सिंपल एज. थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, उपाय तो है नहीं. अब हम लोग के पास बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन, जब बिगिनिंग हो रहा है यानी कि बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन इज पॉइंट 1, तो वहां का प्रेशर दिया हुआ है 98 किलो पास्कल. यस, एंड टेम्परेचर दिया हुआ है T1 इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस. सारा कुछ आप लोग नोट्स देखो, वीडियोस देखो, रिवीजन करो. विदाउट दैट नहीं होगा गाइस. पहले एकदम रिवीजन इंपॉर्टेंट है, वीकेंड रिवीजन. सो P1 T1 दिया हुआ है हम लोग को V1 जानना है. तो V1 जानने के लिए हम लोग को ये चाहिए, और हम लोग को स्वेप्ट वॉल्यूम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में. देखो स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ 0.15 मीटर क्यूब Vs दिया हुआ है.
सो वी हैव Vs स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू, स्वेप्ट वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम में से क्लियरेंस को हटा दो तो V1 माइनस V2 कर दो, टोटल V1 है उसमें से V2 हटा दो तो बचेगा जो वॉल्यूम स्वेप्ट वॉल्यूम है, सो वी विल हैव V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.15 मीटर क्यूब। ये हम लोग के पास आ गया स्वेप्ट वॉल्यूम, और V1 बाय V2 6 है, तो एक और रिलेशन हमारे पास V1 बाय V2 इक्वल टू 6, हमारे पास दो अननोन है तो दो इक्वेशन भी तो है, एक ये रिलेशन एक ये रिलेशन, तो आई कैन राइट डाउन V1 इज इक्वल टू 6V2, तो 6V2 को उठा के यहां रखो, सो आई हैव 6V2 minus V2, this will be 5V2 is equal to 0.15 मीटर क्यूब। सो यहां से V2 का वैल्यू आ जाएगा 0.03 मीटर क्यूब। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू Yes. और डाउट है? Yes, sir. तो V2 क्या हो गया, ये हमारे लिए क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया। सो हम लोगों को क्या बोला, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट ऑल सैलिएंट पॉइंट्स, यानी कि 1 2 3 4 सब पे निकालना है। तो 1 का प्रेशर एंड टेम्परेचर तो दिया हुआ है, वॉल्यूम निकाल लेना है। तो V1 कितना होगा, 6 into V2। So from here we can write down V1 is equal to 6 into 0.03, I'll have 0.18 meter cube. This is the initial volume or the volume at the beginning of compression, or you can say the total volume of the cylinder. Fine, 0.18 meter cube का सिलेंडर है, और V2 भी हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, इजी। तो P1 V1 T1 तीनों मिल गया, फर्स्ट पॉइंट का हम लोग को मिल चुका है, वी हैव गॉट P1 V1 एंड T1। अब आता है पॉइंट 2, टेम्परेचर दिया हुआ है। फाइन, अब ये कंप्रेशन रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो इज V1 बाय V2 इज इक्वल टू 6। तो हम लोग को P2 V2 T2 चाहिए, तो P2 एंड T2 चाहिए, V2 तो हमारे पास आ गया, क्लियरेंस वॉल्यूम है हमारे पास, वी हैव दिस, V2 वी हैव। तो ध्यान से सुनना, तो अब हम लोग को पॉइंट 2 पे चलते हैं। पॉइंट 2 क्या हो रहा है, कंप्रेशन के बाद, यानी कि 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस है, एंड दैट इज गिवन बाय रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, PV to the power gamma is equal to constant। I can write down P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma। I can write down easily। तो हम लोग P2 निकाल सकते हैं भाई आराम से, V2 को नीचे ले आओ, तो I'll have P1 V1 by V2 to the power gamma is equal to P2। P1 दिया हुआ है 98 या 95 किलो पास्कल, कितना 98 किलो पास्कल, सो आई हैव P1 is 98 किलो पास्कल, V1 by V2 ये तो 6 है, 6 to the power gamma is equal to P2। गामा का वैल्यू कितना होगा गाइस? 1.4। आर यू श्योर 1.4, या फिर CP by CV करेंगे? यहाँ तो बोला नहीं है आपको, they have not mentioned anything about the gas and all। CP और CV दिया तो उसको करो 1 by 0.71 करो, पहले चेक कर लो भाई। दिस इज CP by CV, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। ये सब चीज पे ध्यान देना होता है, यही सब चीज पे ध्यान दोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर होता है। गामा CP by CV 1 by 0.71 कितना आ रहा है, चेक करो तो गाइस, 1.428 कुछ है। 1.428, ठीक है 1.4 ही ले लो चलो। सो यहाँ पे 98 6 to the power 1.4। अभी देखो मैंने आपको ये क्यों बताया जानते हो सकता है कभी कभी 1.3 हो जाए या 1.46 हो जाए, ज्यादा हो तो आपको वो वैल्यू लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 1.428 1.43 ऐसे करके 1.4 लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है। CP by CV दिया हुआ है तो गामा का वैल्यू अगर नहीं मेंशन है तो टेक CP by CV एंड टेक द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। अब P2 का वैल्यू, तो P2 का वैल्यू कितना आएगा गाइस बता दो ऑल ऑफ यू। 98 into 6 to the power 1.4, जल्दी जल्दी बताओ। किलो पास्कल है, 98 इज इन किलो पास्कल, तो यूनिट भी आंसर भी किलो पास्कल में आएगा। जल्दी बताओ कितना किलो पास्कल आ रहा है ऑल ऑफ यू, बोलो। 1204.03। 98 into 6 to the power 1.4 इतना आएगा क्या? 1204.03, ठीक है 1204.03 किलो पास्कल, टू मच। 1204.03 किलो पास्कल, P2 आ गया।
So we have P2. Is it fine all of you? Yes or no? Yes, sir. ठीक है, R6 दिया हुआ था, ठीक है, तो P2 आ गया। अब हम लोग को टेम्परेचर T2 चाहिए, तो वी वांट टेम्परेचर T2। नाउ T2 एंड T1 के बीच में रिलेशन बनता है, कैसे? एडियाबैटिक रिलेशन कैसे बनता है देखो तो। वी नो, ये सब बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, यही सब तो पढ़ा रहा हूँ गेट PSUs के लिए अभी, तो जानना पड़ेगा ना भाई। तो T2 by T1 इज इक्वल टू क्या होगा? P2 by P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। ये याद रखना, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ गामा बाई गामा माइनस 1 करके आते हैं, प्रैक्टिस है नहीं, तो दिमाग खराब यहाँ पे होता है। तो P2 by P1, P2 इज गिवन टू अस 1204.03, P1 इज 98 एंड ऊपर आ जाएगा 0.4 by 1.4, और T1 का वैल्यू कितना डिग्री सेल्सियस दिया था, हम लोग केल्विन में बदल लेंगे, 60 डिग्री सेल्सियस। सो 60 डिग्री सेल्सियस इज 273 प्लस 60, 333 आ रहा है क्या? चेक करो तो, 333 केल्विन, I'll have 333 Kelvin. Am I clear all of you? Yes or no? Yes, sir. तो देखो तो कितना आ रहा है guys, इसको you see this 1204.303 divided by 98 to the power 0.4 divided by 1.4, and if you multiply by 333 you will get 681.87. So you'll get T2 is equal to 681.87 Kelvin. उसमें से माइनस 273 कर दोगे तो you will get the value as 408 degree Celsius. Am I clear all of you? Yes or no? ठीक है, तो we'll have 408.87 degree Celsius. तो P2 V2 T2 आ गया, P1 V1 T1 है ही, P1 T1 दिए हुआ था V1। अब हम लोग के पास आ रहा है 0.3। Now 0.3 from 2 to 3 we have heat addition process and QS heat supplied is given to us by how much? 150 kilojoule per kg Kelvin, 152 kilojoule per kg दिया हुआ है per unit mass of the system। ठीक है, तो QS दिया हुआ है और हम लोग को मालूम है heat supply is taking place at constant volume। So constant volume में अगर heat supply होता है तो it can be written as mCV delta T। m 1 है क्योंकि per kg पे ले रहे हैं, CV का वैल्यू 0.71 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, they have mentioned to use। और डेल्टा T, तो डेल्टा T will be how much? T3 minus T2। T2 अभी निकाला तो T3 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? QS तो दिया हुआ है कितना, 150 किलो जूल, और CV का वैल्यू भी किलो जूल में है। तो लेट अस गो अहेड एंड प्रोसेस कहां से आ रहा है, 2 to 3। तो प्रोसेस 2 to 3 जो हो रहा है उसमें हीट सप्लाई हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो इट विल बी गिवन एज CV डेल्टा T। इसमें m लिख दो, तो QS इज 150 किलो जूल पर kg, मास 1 ले लेते हैं, CV 0.71, डेल्टा T इज T3 माइनस T2, केल्विन में ले लेना या डिग्री सेल्सियस में भी लेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से T3 का वैल्यू निकाल लो, तो 150 को डिवाइड करो पहले 0.71 से और उसमें ऐड कर दो 408.87, so I'm getting the value as 515.37। आ रहा है all of you? डिग्री सेल्सियस। Is it clear all of you? Yes or no? All of you guys? Yes, sir. All of you? Yes or no guys? आप Yes, लोग sir. प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं तो एग्जाम में हालत खराब होगा। ठीक है, तो QS का वैल्यू की वजह से हम लोगों ने T3 निकाल लिया, T3 निकल गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉल्यूम तो सेम है, यानी कि वी कैन से V3 इज इक्वल टू V2। तो हमारे पास V3 जो है वो क्लियरेंस वॉल्यूम के बराबर है 0.03। सो 0.3 ये क्या है, सॉरी ये T3 होगा ना, वेरी सॉरी, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना, दिस इज T3। तो 0.3 के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो टेम्परेचर निकल गया, V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 0.03 मीटर क्यूब, जो कि क्लियरेंस वॉल्यूम था, ये भी आ गया हमारे पास। फाइन, अब हमारे पास P3 निकालना जरूरी है। P2 अभी थोड़ा देर पहले निकाला हम लोगों ने 1204.03। तो ध्यान से देखो तो हम लोग को मालूम है PV इज इक्वल टू mRT होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर को नीचे ले आओ तो PV बाई T इज इक्वल टू mR होता है।
मास अगर कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट रहता है सिस्टम में, आर भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो आई हैव P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2 फॉर स्टेट 1 to 2, 1 से लेकर 2। अगर 2 से 3 हो रहा है तो P2 V2 by T2 by P इज इक्वल टू P3 V3 by T3। इक्वेशन ऑफ स्टेट है ये। लेकिन हमारे पास अगर 2 to 3 के बारे में बात करते हैं तो आई हैव P2 V2 by T2 इज इक्वल टू P3 V3 by T3। लेकिन V2 एंड V3 सेम है। हम लोग को क्या चाहिए? T3 चाहिए। T3 है, हम लोग को चाहिए P3, P2 भी निकाल लिया हम लोगों ने। सो आई हैव P3 इज इक्वल टू P2 into T3 by T2। सर हाँ क्या? सर तीसरी दूसरा वैल्यू आ रहा है, मतलब 620.13 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, एक मिनट। T3 का वैल्यू 150 डिवाइडेड बाय 0.71, ठीक है। हाँ, इज इक्वल प्लस 408 पॉइंट कितना था, सॉरी 408.87, ठीक है। ये 620.14 आ रहा है, ठीक है, 620.14। आप लोग प्रैक्टिस करना, मेरे को भी बताते जाना भाई, अगर मेरे से भी कहीं रॉन्ग हुआ तो, ठीक है। मेरे पास, मैं फोन के कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, मेरे पास वो साइंटिफिक कैलकुलेटर मैं बैग में पड़ा हुआ निकालना भूल गया हूँ। तो इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है 620.14। तो हमारे पास T3 का वैल्यू आ गया, T2 का वैल्यू भी हमारे पास है 408.87 और P2 इज इक्वल टू 1204.03। सो आई कैन हैव 1204.03। T3 का वैल्यू 620.14। इसको आप ये ले लो, केल्विन से बदल के इसमें लो, सॉरी सेल्सियस से बदल के केल्विन में लो। 620.14 plus 273 absolute temperature, I'll have 893.14 Kelvin, और यहाँ पे आपका 681.87। चेक करके बताओ तो कितना आ रहा है गाइस? 681.87 से डिवाइड कर दिया इंटू 1204.03, तो 1577, वेरी गुड, 1577.0855, 08 किलो पास्कल आ रहा है। P3 भी आ गया, तो P3 इज देयर, T3 इज देयर, V3 इज देयर, सब कुछ आ गया हमारे पास। वी हैव गॉट एवरी सिंगल थिंग। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर गाइज? ठीक है, तो हमारे पास ये सब वैल्यूज क्लियरली आ चुके हैं। अभी लास्ट बचा हमारे पास 4, ये एक्सपेंशन होने के बाद ये भी पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट करके चलेंगे। तो P3 V3 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P4 V4 टू द पावर गामा। अब V1 इज इक्वल टू V4 के बराबर है, वी नो दिस, एंड V3 इज इक्वल टू V2 के बराबर है, तो P4 आराम से निकाल सकते हो। कैसे? देखो तो अभी हम लोग बात करेंगे 3 to 4 में, जो कि एक्सपेंशन प्रोसेस है, और बात कर रहे हैं वी आर एंटायर कंसंट्रेशन इज ऑन 0.4। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? ठीक है, सो आई हैव P3 V3 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P4 V4 टू द पावर गामा। V4 इज V1 के बराबर एंड V3 इज V2 के बराबर, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एंड P4 इज V1 के बराबर, तो V1 इसको नीचे ले आओ या फिर इसको नीचे ले आओ, P3 देख लेते हैं, तो P3 इंटू V2 बाई V1 तो द पावर गामा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो बचेगा क्या? P4। वेरी सिंपल, V1 बाई V2 अगर 6 था तो V2 बाई V1 1/6 होगा। सो आई हैव 1/6 टू द पावर गामा। P3 का वैल्यू अभी निकाला 1577.08 इज इक्वल टू P4 का वैल्यू अभी निकाल लेंगे, गामा का वैल्यू 1.4 ले लो, 1577.08 इंटू या डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर गामा कर लो, 6 टू द पावर गामा 1.4 कितना आ रहा है? 128.36 आ रहा है। चेक करो तो कैसे, चेक करो तो, इज इट देयर? Yes. Yes, sir. किलो पास्कल क्या है? ये P4 का वैल्यू आया ऑब्वियसली। और मेरा ध्यान से सुनना गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे गाइस, तो 198 किलो पास्कल दिया हुआ था, और ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया PV। तो चेक करने के लिए आपको समझना पड़ेगा ना कि P1 से ज्यादा आना चाहिए P4 भाई,
अगर आपका कैलकुलेशंस गलत है, कहीं आपने सिली मिस्टेक किया, तो हो सकता है 4 का वैल्यू 1 से 98 से कम आ गया। अगर आपका P4 का वैल्यू 90 या 88 आ रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। लेकिन आपका P4 9.1 यानी कि 98 से ज्यादा आया है, यानी कि सही होगा। तो 128.36 हम लोग को मिल गया 4, P4 मिल गया, P3 भी मिल गया था, सब कुछ मिल गया यहाँ पे। V4 इज V1, V3 इज V2, बस टेम्परेचर 4 बचा हुआ है। Am I clear all of you? टेम्परेचर अगर T4 निकाल लेते हैं तो हमारे लिए सारा काम खत्म। तो T4 कैसे निकालेंगे? Since it is reversible adiabatic process, please pay attention. ये PV to the power gamma is equal to constant follow करता है। So I'll have P3 by T4, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T3 by T4 is equal to P3 by P4 to the power gamma minus 1 by gamma। ये सब चीज प्रैक्टिस से आएगा। ये अचानक से उस दिन एग्जामिनेशन में आपके सामने प्रकट नहीं हो जाएगा भगवान की तरह, ये प्रैक्टिस से आएगा। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। P3 by P4 का वैल्यू निकाल लेंगे। P4 निकाला, P3 इतना निकला गाइस। Am I clear all of you? तो P3 by P4 को क्या लिख सकते हैं? देखो तो P3 by P4, इसको देखो यहाँ पे, इसको देखो। I can write down P3 by P4 is equal to V1 by V2 to the power gamma। लिख सकते हैं गाइस? चेक करो तो गाइस, all of you, can I write down? चेक करो। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6 के पावर गामा। तो P3 by P4 की जगह क्या लिखा? 6 के पावर गामा, और बाहर है गामा माइनस 1 बाय गामा, तो गामा गामा कैंसिल हो जाएगा। आई विल बी लेफ्ट विद 6 टू द पावर गामा माइनस 1, ये रहेगा गाइस। और T3 by T4, T3 हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर निकला ही था, कितना? 620.14 या 893.14 केल्विन। सो 893.14 केल्विन डिवाइडेड बाय T4, 6 टू द पावर 0.4 हो जाएगा। तो T4 इज इक्वल टू 893.14 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 0.4, ये 436.17। Am I clear all of you? Yes or no? Kelvin? चेक करो guys, all of you. तो P4, T4 सब कुछ आ गया हमारे पास। Every point we have all the properties with us, PVT properties we have with us at all the salient points. अब हम लोग को बोला वर्क डन निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? देख लेता हूँ कितने लोग हैं पहले। गुड, अच्छे हैं। बता दो गाइस कैसे निकालेंगे वर्क डन? Khanjan, how we will find out work done? Sucheta, any idea? Rest of you, Rizwanur, work done कैसे निकालेंगे? Any idea? Anyone? Am I audible? All of you? Yes or no? सर टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। टर्बाइन तो है नहीं ना, ये तो ऐसा इंजन है ना, कैसे गैस टर्बाइन थोड़ी है ये। सर QS minus QR। Oh wow, good, amazing. What we will do is we'll QS minus QR निकालेंगे, तो नेट वर्क डन मिल जाएगा। All of you got my point? All of you guys, वर्क डन इन ऑटो साइकिल का रिलेशन है, लेकिन कौन याद करेगा उसको? क्यों याद करें हम? जब क्वेश्चन में QS 150 किलो जूल पर केजी दिया हुआ है, अगर QR निकाल ले, हम रिजेक्शन निकाल लेते हैं, तो नेटवर्क मालूम चल जाएगा ना भाई। Am I clear all of you? Yes or no? All of you guys, किसी को डाउट है? तो हीट रिजेक्शन कहां से हो रहा है? 4 से लेके 1 तक में हो रहा है। दिस इज 4, दिस इज 1। हीट रिजेक्शन इधर हो रहा है। तो हीट रिजेक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV वैल्यू इज गिवन एज 0.71, T4 माइनस T1। तो T4 का वैल्यू अभी निकला 436.17 और T1 का वैल्यू मिला 333 केल्विन। दिस इज 436.17 केल्विन। ये दो अलग अलग वैल्यू मिल चुका है हम लोग को। तो Q रिजेक्शन इज इक्वल टू CV इंटू T4 माइनस T1 कर देंगे, मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास 1 kg ले लो। दिस इज 0.71, दिस इज 436.17 माइनस 333, कितना आ रहा है ऑल ऑफ यू? 73.63 किलो जूल पर केजी। दिस इज हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन आ गया तो वर्क डन निकल जाएगा। हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, 150 माइनस 73.63 कितना होगा?
76.36. 76.36 यस, ये आ जाएगा किलो जूल पर केजी। जब वर्क डन मालूम चल गया और हीट सप्लाई मालूम है तो एफिशिएंसी आराम से मालूम चल जाएगा। वर्क डन बोल दिया और एफिशिएंसी अभी पता चल जाएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल यानी कि ऐसा इंजन का जो एफिशिएंसी निकालेंगे, दैट विल बी वर्क डन बाय हीट सप्लाइड 76.36 डिवाइडेड बाय 150, कितना होगा? Almost 51%. 51%। काम खत्म, आंसर। तो हमारे पास पहले बात तो पहला 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो पहले ही मिल गया हम लोग को, ये फाइंड द डिटरमाइंड प्रेशर वॉल्यूम एट ऑल सेलिंग पॉइंट्स, 5 मार्क्स खत्म। उसके बाद हम लोग को बोला वर्क डन, एफिशिएंसी और मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए। एंट्रोपी जरूरत नहीं है अभी आप लोग को। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, तो बता सकता है मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है गाइस? मीन इफेक्टिव प्रेशर का रिलेशन होता है, लेकिन याद कौन करेगा? याद करने का जरूरत नहीं है गाइस, बोलो तो। Anyone who can tell me what is the meaning of mean effective pressure? All of you, भूमिका की बात आना, mean effective pressure क्यों है? Yes or no? भूमिका, am I audible to you? The rest of you guys? तो याद नहीं है। याद नहीं, रक्तिम जो याद नहीं है। Anyone? अंगना मनोत আছে ना? पावी सर। Sir, work done by swift volume. वेरी गुड यार, नाइस। हो दिया ना जितने जाना। अंगना, whenever you know ना, प्लीज टेल ना, आप बोल दिया करो, किसी को भी पता है बोल दिया करो। मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूं कि किसको पता है किसको नहीं पता है, ठीक है। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? पीवी डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं हम लोग, वेरी नाइस अंगना। सो आई विल हैव फ्रॉम 1 to 2, देन 2 to 3, and then 3 to 4, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। चुपचाप रहोगे, इंटरव्यू में कोई काम नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखो प्रेशर कहां से कहां तक बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है P1 से P2 तक जा रहा है, P2 से फिर P3 तक जा रहा है, फिर डिक्रीज होके P4 तक भी आ जा रहा है। प्रेशर कहीं ना कहीं हमेशा चेंज हो रहा है पूरा साइकिल में, देखो कंप्लीटली वेरिएबल। तो हम लोग एक जैसे कि प्रेशर चेंजेस हुआ, उसके अलावा ये एरिया मिला हम लोग, और एरिया अंडर द साइकिल जो होता है वही उसी को बोलते हैं नेट वर्क डन। तो हम लोग एक ऐसा प्रेशर ले लेते हैं जो कि कांस्टेंट प्रेशर होगा। मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब क्या होता है? अ प्रेशर विच इज, जिसका वैल्यू मीन प्रेशर है, मीन प्रेशर है, दिस इज मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो एक मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि मीन वैल्यू होगा 1 से लेके, दिस इज द मिनिमम प्रेशर, प्रेशर मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर। तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रेशर होगा, एक ऐसा प्रेशर लाइन होगा फॉर द सेम स्वेप्ट वॉल्यूम, फॉर द सेम स्वेप्ट वॉल्यूम यानी कि फॉर द सेम वॉल्यूम चेंज। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। हाँ, फॉर द सेम स्वेप्ट वॉल्यूम यानी कि यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम, दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज, ये जो प्रेशर होगा इसको बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसके अंदर का एरिया, इसके अंदर का एरिया भी उतना ही बराबर होगा जितना इसके, ये और ये दोनों सेम होगा। मतलब हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रख के सेम वॉल्यूम पे या सेम वॉल्यूम चेंज कराया है सिलेंडर में, तो सेम वर्क आउटपुट मिलना चाहिए। तो उससे पता चलता है कि एक मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी कि मीन प्रेशर कितना होगा बिटवीन द वर्किंग प्रेशर्स। सो मीन इफेक्टिव प्रेशर कैसे निकालते हैं, देखो कंसेप्ट समझो। तो वर्क डन क्या होता है? PdV, PdV होता है। अगर हम लोगों ने मीन इफेक्टिव प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया तो dV तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल होता है ना, तो प्रेशर बाहर आ गया तो इंटीग्रल ऑफ dV, तो PV 1 से लेकर 2 तक कुछ भी। तो यहाँ पे प्रेशर कहां से, वॉल्यूम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? V1 से लेकर V2 तक, दिस इज अ स्वेप्ट वॉल्यूम।
दिस इज स्वेप्ट वॉल्यूम विच इज V1 माइनस V2. तो प्रेशर मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना है V1 माइनस V2. इससे हम लोगों को क्या मिल रहा है? इट इज गिविंग अस द सेम वैल्यू एज नेटवर्क. लेकिन नेटवर्क अभी थोड़ा देर पहले निकाला कितना 76.36 किलो जूल पर केजी. थोड़ा देर पहले निकाला ही था हम लोगों ने. सो यस, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, जो कि स्वेप्ट वॉल्यूम है, इसको हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम लिख सकते हैं. और स्वेप्ट वॉल्यूम का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है. वी हैव बीन गिवन द स्वेप्ट वॉल्यूम इज गिवन टू यू एज 0.15 मीटर क्यूब. क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. एंड दिस इज वी हैव गॉट 76.36 network done. So mean effective pressure will be equal to 76.36 divided by 0.15. कितना आ रहा है? चेक करो तो guys. चेक करो. मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन था. How much we are getting? 76.36 divided by 0.15. 509.06. 509.06. तो 07 लिख सकते हैं हम लोग. क्या लिखेंगे? किलो पास्कल. आंसर यूनिट्स बताना हमेशा. किलो पास्कल. अब मिनिमम प्रेशर कितना था? 98 किलो पास्कल. मैक्सिमम प्रेशर कितना गया? समथिंग 1500 तक गया था. देखो तो गाइस. P3 हम लोग के पास आया. P4 इतना आया. P3 हमारे पास 1577 तक गया था भाई. 0.08 किलो पास्कल. 98 से मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में कहीं ना कहीं 509 तो होगा मीन इफेक्टिव प्रेशर. ये प्रेशर ऐसा है, यानी कि अगर हम लोग उस इंजन को इस प्रेशर पे काम कराएं, 509.07 वर्क आउटपुट प्रेशर पे काम कराएं, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे काम कराते हैं, और उसमें हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम सेम रखते हैं, यानी कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन बी सेम, वी विल गेट द सेम वर्क आउटपुट एज द एक्चुअल कंडीशन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. दिस इज कॉल्ड मीन इफेक्टिव प्रेशर. Am I clear all of you? All of you. और एक बात ध्यान रखना, कोई आपसे पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मीन इफेक्टिव प्रेशर. क्या करते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर से हम लोग? तो अगर हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर का वैल्यू बढ़ा दें, if somehow if we are able to increase the mean effective pressure, this will result in higher net work output. And since net work output will be higher for the same amount of heat input, efficiency will go high. This happens same thing in case of regeneration in gas turbine power plant. इंजीनियरिंग पढ़ने का तरीका क्या होता है इसका मतलब? That is what it is. तो नेट वर्क आउटपुट बढ़ेगा. ठीक है. अब ये क्वेश्चन जो है प्रेशर रेशियो वाला, इसका डेरिवेशन मुझे कराना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको कराता हूँ. ठीक है. उससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा. देखो क्वेश्चन दिया हुआ है गैस टरबाइन पे. तो गैस टरबाइन यूनिट रिसीव्स एयर. देखो वर्किंग सब्सटेंस एयर है, कितना पे? 1 बार 300 केल्विन, एंड कंप्रेसेस इट. गैस टरबाइन यूनिट, गैस टरबाइन पावर प्लांट के बारे में था. एंड कंप्रेसेस इट एडाबेटिकली टू 6.2 बार. तो इनिशियल प्रेशर कितना था? जब इनटेक प्रेशर था वो था हमारे पास 1 बार, और उसको हम लोगों ने कंप्रेस करके P2 तक चला गए 6.2 बार तक कंप्रेशन के बाद. कंप्रेसर एफिशिएंसी दिया हुआ है. एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशन इज 88%. वेरी नाइस. द फ्यूल हैज अ हीटिंग वैल्यू, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज 44,186 किलो जूल पर केजी दिया हुआ है. फ्यूल एयर रेशियो, मास ऑफ फ्यूल अपॉन मास ऑफ एयर दिया हुआ है. देखो फ्यूल एयर रेशियो इज इक्वल टू 0.017 kg ऑफ फ्यूल पर kg ऑफ एयर. kg फ्यूल पर kg ऑफ एयर. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 kg ऑफ एयर में 0.017 kg ऑफ फ्यूल दिया जा रहा है. 17 ग्राम 17 grams of fuel only in 1 kg of air. That is what fuel air ratio. कभी fuel air ratio बोलो, कभी air fuel ratio बोलो. air fuel करने से 1/0 1.7 कर दो, रेसिप्रोकल ले लो उसका. फिर उसके बाद आपको टरबाइन एफिशिएंसी भी दिया हुआ है. They have given to you as turbine efficiency given to you in the question is 90%. So turbine efficiency is 90%. सारा कुछ करवाया हुआ है in the questions
recorded videos and everything. Calculate the work of turbine and compressor per kg of air compressed and thermal efficiency. Again 10 marks question. For the products of combustion, for the products of combustion होने के बाद Cp and Cv का वैल्यू, Cp का वैल्यू दिया हुआ है, गामा का वैल्यू दिया है, Cv का जरूरत नहीं है, गामा दिया है तो Cv निकाल सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड. जब भी गैस टरबाइन का क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टीएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे. लेकिन गैस टरबाइन कौन सा साइकिल पे बेस्ड है? व्हाट इज द साइकिल दैट गवर्न्स गैस टरबाइन? बोलो तो क्या नाम है उसका? Brighton cycle. Brayton cycle. Yes, that is Brayton cycle. Brayton cycle governs gas turbine power plant. तो गैस टरबाइन पावर प्लांट में हम लोग क्या करेंगे? What we will do is we will draw the TS diagram. ठीक है, we will draw the TS diagram. So this is T, this is S. इसमें क्या होता है? 1 से लेके 2 तक कंप्रेशन होता है, लेकिन ये दोनों माने गैस टरबाइन पावर प्लांट जो है वो दो प्रेशर लिमिट्स के बीच में काम करता है, यानी कि 2 कांस्टेंट प्रेशर लाइंस के बीच में काम करेगा. सो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे होगा, ऐसे करते हैं. जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा सा ये अलग अलग जाता है, ये ऐसे गया. दिस इज इनटेक प्रेशर, उसके बाद प्रेशर बढ़ता है ऐसे करके. दिस इज कंप्रेशन के बाद का प्रेशर. दिस इज 1 to 2. So this is 1 to 2 compression. So adiabatic compression. फिर 2 to 3 heat addition. 2 to 3 heat addition. 3 to 4 reversible adiabatic expansion and 4 to 1 heat rejection. काम खत्म. ये हमारा ब्रेटन साइकिल है TS डायग्राम पर. तो यहाँ पे हीट सप्लाई होता है, ठीक है, यहाँ पे वर्क ऑफ कंप्रेशन जाता है, यहाँ से वर्क ऑफ टरबाइन मिलता है, ये हीट रिजेक्शन का पार्ट है. लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में कंप्रेसर एफिशिएंसी और टरबाइन एफिशिएंसी दोनों दिया हुआ है. तो कंप्रेसर जो है एडियाबेटिकली नहीं जाएगा, थोड़ा सा एंट्रोपी जनरेट हो जाएगा. एंट्रोपी जनरेट होने से ये 2 डैश हो जाएगा. और 3 से 4 जो है वो एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक या एसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है टरबाइन में. लेकिन 90% का ये दिया हुआ है, 90% आपको एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन दिया हुआ है. तो टरबाइन में भी एंट्रोपी जनरेट हो जाएगा. सो 3 से 4 डैश चला जाएगा. Am I clear all of you? Yes or no? All of you guys in this class, right? Is it clear all of you? Yes or no? Yes, sir. All of you guys, I'm asking everyone in this class. ये एफिशिएंसी वाला बात समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया है उसको वीडियो तो देखना पड़ेगा पहले. तो एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? Since efficiency of the devices have been given to you, so 1 to 2 dash will be the actual compression, 3 to 4 dash will be the actual expansion. 1 to 2 is ideal, 3 to 4 is ideal. तो हम लोग को एक्चुअल कंडीशंस को कंसीडर करते हुए काम करना पड़ेगा. तो हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है? वर्क ऑफ टरबाइन एंड कंप्रेसर. वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट WC एंड WT निकालना है. ठीक है, अब देखो हम लोग क्या दिया हुआ है? P1 T1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, ठीक है, 300 केल्विन पे भी दिया हुआ है. 1 bar 300 केल्विन. So T1 is also given to us 300 Kelvin. इस केस में इसको प्रेशर रेशियो होता है. प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू P2 by P1. P2 is 6.2 bar, P1 is 1 bar. तो 6.2 का ही प्रेशर रेशियो बना RP. ठीक है भाई. अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को T1 तो 300 केल्विन दिया हुआ है, तो वी हैव टू फाइंड आउट T2. अगर हम लोग T2 पता कर लेते हैं, देखो अप्रोच का T1 पता है, T2 अगर पता कर लिया तो वर्क ऑफ कंप्रेशन का आइडियल वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को. आइडियल कंप्रेशन, आइडियल कंप्रेशन विल बी इक्वल टू Cp T2 minus T1. लेकिन कंप्रेशन किसका हो रहा है? यहां ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे फ्यूल एयर रेशियो दिया हुआ है, तो 2 के बाद फ्यूल इंट्रोड्यूस होता है गाइस. यहाँ पे इग्निशन, यहाँ पे फ्यूल सप्लाई होता है भाई. सो 2 से लेकर 3 तक फ्यूल सप्लाई होगा, तो मास ऑफ फ्यूल और मास ऑफ एयर दोनों कंसिडर करना पड़ेगा. इस केस में यहाँ पे एयर है गाइस, क्योंकि एयर का ही कंप्रेशन होता है. तो एयर को कंप्रेस करते हैं जब, तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है. सो गर्म एयर को, हीटेड एयर को हम लोग कंबशन चैम्बर में भेजते हैं. सो इजीली इग्नाइट होता है कौन? फ्यूल. तो फ्यूल इंट्रोड्यूस करने के बाद गेम चेंज हो जाता है. 2 से लेकर 3 तक गेम चेंज हो जाता है.
लेकिन 1 से लेके 2 तक में एयर है, तो एयर होने की वजह से सीपी ऑफ एयर जो है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है, ये आपको पता है। लेकिन अगर T2 पता कर दिया, T1 है ही ऑलरेडी, तो हम लोग को आइडियल कंप्रेशन मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशन को यूज करेंगे। We will use efficiency of compression to find out actual compressor work. अब ध्यान से सुनना गाइस, जब कंप्रेशन आइडियली होता है तो आइडियली हम लोग चाहेंगे कि कंप्रेसर जो है कम से कम वर्क को कंज्यूम करे। जितना ज्यादा वर्क कंज्यूम करेगा हम लोग को ज्यादा वर्क देना पड़ेगा उसको, तो हम लोग बोलेंगे बड़ा खराब कंप्रेसर है भाई। तो आइडियली वी वांट लेस अमाउंट ऑफ वर्क टू बी कंज्यूम्ड, बट एक्चुअली इट विल कंज्यूम मोर वर्क एंड एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। सो कंप्रेसर का एफिशिएंसी के बारे में बात करें, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो लेस देन 1 होने की वजह से क्या हो रहा है, सिंस इट इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर में छोटा वैल्यू होगा। सो वर्क कंप्रेशन आइडियल बाय वर्क कंप्रेशन एक्चुअल विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशन। एक्चुअली ज्यादा होता है, एक्चुअली ज्यादा कंज्यूम करता है वर्क देन द आइडियल कंडीशंस। आइडियली वी वांट कि कंप्रेसर कम से कम काम खाए। अगर कम से कम वर्क को कंज्यूम करेगा तभी तो हम लोग को नेट वर्क आउटपुट ज्यादा मिलेगा। नेट वर्क आउटपुट क्या है, वर्क टरबाइन माइनस वर्क कंप्रेसर। वर्क कंप्रेसर जितना कम होगा उतना नेट वर्क आउटपुट ज्यादा मिलेगा हम लोग को। आइडियली कम होना चाहिए, एक्चुअली ज्यादा खाएगा, वो वर्क कंज्यूम ज्यादा करेगा। इसलिए हम लोग एफिशिएंसी को यूज करके हम लोग वर्क ऑफ कंप्रेशन निकालेंगे। लेट अस सी गाइस। हाँ, तो आरपी आ गया हमारे पास, T1 का वैल्यू 300 केल्विन है ही। तो व्हाट वी कैन डू इज, सिंस इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस इज PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो आई विल हैव T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 टू द पावर गामा माइनस 1 by गामा। P2 by P1 is 6.2 to the power 0.4 by 1.4। सिंस ये एयर है, अभी कंबशन नहीं हुआ है, कंबशन जब होगा उसका गामा 1.6 ही है गाइस, इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1.4 लेके मत कर देना। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। तो इसका वैल्यू कितना आएगा गाइस, T2 का वैल्यू देख लो तो T1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.2 into 6.2 to the power 0.4 by 1.4, T1 is 300 Kelvin, 6.2 to the power 0.4 by 1.4, कितना आ रहा है गाइस ऑल ऑफ यू? 505.26 505.26 केल्विन। क्या आया ये T2 का वैल्यू? तो वी हैव गॉट T2, तो T2 आ गया और T1 हमारे पास है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क ऑफ कंप्रेसर आइडियल निकाल सकते हैं। आइडियल वर्क ऑफ कंप्रेसर क्या है, CP T2 माइनस T1। CP का वैल्यू 1.005, T2 का वैल्यू 505.26 माइनस T1 इज 300। कितना आ रहा है गाइस, चेक करो। 206.28 206.28 किलो जूल पर केजी। क्या है, वर्क ऑफ कंप्रेशन। यूनिट्स अच्छा से ध्यान से लिखना गाइस, किलो जूल पर केजी, क्योंकि मास ऑफ एयर 1 kg लेके चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे भी फ्यूल एयरेशन में मास ऑफ केजी पर केजी ऑफ एयर है, इसलिए मास ऑफ एयर को 1 kg मान लो। सही। अब ध्यान से सुनो तो गाइस, वर्क ऑफ कंप्रेशन मिल गया, ये आइडियल है, दिस इज ideal work done on the compression. Now since we have been given efficiency of compressor as 88%, which can be written as 0.88, तो compression में क्या होता है कि ideal work of compression ideally कम खाएगा, but compression actually वो ज्यादा खाएगा, so this will be given as 0.88. So from here work of compression actual, तो 0.88 नीचे, ये ऊपर जाएगा, so I'll have work of compression ideal by 0.88, 206.28, sorry, 206.28 divided by 0.88, कितना आ रहा है, 234.4 दे दो किलो जूल पर केल्विन। 235.09 ऐसे आ रहा है, 235.09, sorry, 206.28 divided by 0.88, I'm getting 234.409, ठीक है, so I'll have 234.4 किलोजूल पर केजी। क्या आया ये, वर्क ऑफ कंप्रेसर एक्चुअल। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट
कैलकुलेट द वर्क ऑफ टर्बाइन एंड कंप्रेसर पर केजी ऑफ एयर कंप्रेस्ड। सो वर्क ऑफ कंप्रेसर तो मिल गया हम लोग को, वी हैव बीन थ्रू दिस, मिल गया। अब और थर्मल एफिशिएंसी भी निकालना है, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग को हीट सप्लाई चाहिए। हीट सप्लाई के लिए हम लोग को T3 चाहिए, T3 माइनस T2 डैश करना पड़ेगा। प्लीज पे अटेंशन, ये एक्चुअल लाइन है गाइस। प्रोसेस ऐसे 1 से लेके 2 डैश तक जा रहा है, 2 डैश से 3 तक जा रहा है हीट एडिशन, 3 से 4 डैश तक जा रहा है। 4 ये हमारा 2 and 4 तो आइडियल कंडीशंस के लिए है, लेकिन हम लोग एक्चुअल कंडीशंस के हिसाब से जाएंगे तो हम लोग को 2 डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट T2 डैश, कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा। वो कैसे होगा कैलकुलेट, क्योंकि वर्क ऑफ कंप्रेशन, एक्चुअल कंप्रेशन वर्क जो होगा दैट विल बी गिवन एज Cp ऑफ एयर इनटू T2 डैश माइनस T1। कैसे, ऐसे था 1 से लेके 2 डैश तक, 1 से लेके 2 तक था, अब ये ऐसे चल के ऐसे जा रहा है guys, इस लाइन पे 1 से लेके 2 डैश। सो टेम्परेचर T2 ये रहा T2 डैश और ये T1 है, तो Cp T2 डैश माइनस T1 करेंगे, H2 डैश माइनस H1 इज व्हाट एंथैल्पी चेंज की वजह से होता है। Cp T2 डैश माइनस T1 इज इक्वल टू 234.4 हो रहा है। सो यहाँ से T2 डैश निकालना पड़ेगा, तो T2 डैश माइनस T1 इज इक्वल टू 234.4 डिवाइडेड बाय Cp, ये नीचे आ जाएगा, दिस विल बी 1.005 और T1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो T2 डैश विल बी इक्वल टू, T1 उधर जाएंगे तो T1 इज 300, तो 300 प्लस 234.4 डिवाइडेड बाय 1.005 कितना आ रहा है, चेक करो तो गाइस। 533.23 केल्विन प्लस 3 533.23 केल्विन, ठीक है, 533.23 केल्विन, ये हम लोग को मिल गया T2 डैश। T2 डैश मिलने के बाद ही वहां से हीट एडिशन शुरू होगा। हीट एडिशन कहां से शुरू हो रहा है, फ्रॉम 2 डैश टू 3। हीट सप्लाई निकालना पड़ेगा। हीट सप्लाई निकालने के लिए हम लोग को कंबशन वैल्यू दिया हुआ है, देखो, एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो, ऑल ऑफ यू गाइस, कोई डाउट है तो बताओ, इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। तो फ्यूल एज ए हीटिंग वैल्यू इतना किलो जूल पर केजी and the fuel air ratio is given to you, और fuel has a heating value, fuel का कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है आपको 44186, तो fuel को बर्न करने से, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूँ अभी। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे जिसको बोलते हैं कंबशन प्रोसेस। कंबशन प्रोसेस 2 डैश से 3 तक हो रहा है, ध्यान से देखना, दिस इज 1 to 2, 1 से 2 डैश और 2 डैश टू 3, ये हम लोग को लाइन कौन सा लाइन पे लाई कर रहा है, ऐसे कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे। यहाँ पे हीट सप्लाई हो रहा है, हीट सप्लाई इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम 2 डैश टू 3। T2 डैश मिल चुका है, T3 नहीं मालूम है, ठीक है, एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस सर। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो गाइस, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है मेरे को। अब ध्यान से सुनो, तो कंबशन किसका होगा, फ्यूल का होगा, और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल 44186 किलो जूल पर केजी दिया हुआ है आपको। तो क्या होता है, हीट बैलेंस कैसे करते हैं, हीट बैलेंस कैसे करते हैं कि जो हीट सप्लाई होगा कहां से कहां तक होगा, H3 माइनस H2 डैश, यहां से पॉइंट, यहां से लेके यहां तक हीट सप्लाई होता है, तो इसको लिखेंगे CPG। CPG क्यों बोलेंगे, क्योंकि एयर तो है नहीं, अब कंबशन हो गया, CPG इज कंबशन वैल्यू ऑफ द गैसेस, ठीक है। CPG प्लीज पे अटेंशन, हाँ ऐसे लिखेंगे, इनटू मास ऑफ द गैस कर देंगे, चलो मास ऑफ द गैसेस, जो भी गैस बना यानी कि फ्यूल का कंबशन होने के बाद, एयर है ही, फ्यूल को इंट्रोड्यूस किया, फ्यूल को इंट्रोड्यूस किया कंबशन चैम्बर में, फ्यूल का कितना कैलोरीफिक वैल्यू था, इतना लेके आया, यानी कि 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करने से इतना किलो जूल ऑफ हीट मिलेगा हमको। तो हीट सप्लाई किसके वजह से हो रहा है, फ्यूल का कंबशन से, तो मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल विल बी हीट सप्लाई। इसके वजह से जब कंबशन होगा तो यहां से यहां तक क्या बढ़ेगा, इट विल बी एंथैल्पी का चेंज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा 2 डैश से 3, so this will be T3 minus T2 dash into CPG, किसका, ये गैस का,
गैस कौन सा? दैट इज कंबशन प्रोडक्ट्स, कंबशन प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल होता है इनटू मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस में क्या होगा? एयर प्लस फ्यूल होगा गैस। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम सीइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। T2 डैश अभी थोड़ा देर पहले निकाला 533.23, ये तो मेरे के पास है। T3 निकाल लेंगे अगर, तो हम लोग को हीट सप्लाई तो ऐसे भी मिल रहा है मास ऑफ फ्यूल से 0.017 से पर केजी ऑफ एयर। तो ध्यान से देखो, तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। मास ऑफ गैस को हम लोग ले सकते हैं मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल। कर सकते हैं गाइस, ऑल ऑफ यू? कैन वी डू दिस ऑल ऑफ यू गाइस? मास ऑफ गैस को, क्योंकि गैसेस जो प्रोड्यूस होगा वो एयर के रहते हुए में फ्यूल का कंबशन की वजह से होगा, तो फ्यूल भी बर्न हो रहा है। और सीपी ऑफ गैसेस फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, सीपी दिया हुआ 1.147, सो सीपी ऑफ गैसेस 1.147। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको आ चुका है यूनिवर्सिटी में, इसलिए दे रहा हूं आपको। सीपीजी। अब T3 आई डोंट नो, T2 डैश 523 या 533 कितना था? 533.23, राइट। मास ऑफ फ्यूल को नीचे ले आओ यहाँ पर और कैलोरीफिक वैल्यू को लिख दो, 44186 लिख दिया। मास ऑफ फ्यूल को नीचे ले आया तो मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल प्लस ये 1 हो जाएगा गाइस। Am I clear all of you? Yes or no? All of you guys in this class, is it clear? Yes or no? All of you? If there is any doubt, let me know guys. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. All of you guys in this class, is it clear? Iman, is it clear? Yes, sir. Abhilakshi, is it clear to you? Yes, sir. अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो यार अभी से ही। और यहाँ पे आ रहा है सीपीजी, दिस इज 1.147 और T3 आई डोंट नो -533.23। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है गाइस, मास ऑफ फ्यूल प्लस मास ऑफ एयर बाय मास ऑफ एयर, ये दिया था 0.017, तो मास ऑफ एयर बाय मास ऑफ फ्यूल क्या हो जाएगा? 1 by 0.017, so I'll have 44186 is equal to 1 by 0.017 plus 1 into 1.147 into T3 minus 533.23। यहाँ से T3 का वैल्यू आ जाएगा guys, so I'll have 1 divided by 0.017, 1 divided by 0.017 plus 1 कर देंगे तो हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे 59.82 इंटू 1.147 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 68.617 और 44186 को डिवाइड कर देंगे उतना ही आंसर से तो 643.945 आएगा। सो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 643.945 और ये आ जा रहा है T3 माइनस 533.23, तो T3 का वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास। Am I clear all of you guys? Yes. So T3 का वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ से प्लस कर देंगे तो 643.945, 643.945 में प्लस 533.23 कर देंगे अगर, तो हमारे पास 11 समथिंग आएगा, 1177। So I'll have T3 is equal to 1177.175 Kelvin. So T3 यानी कि this is the maximum temperature of the cycle, T3 मिल गया। और हीट सप्लाई तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं क्योंकि मास ऑफ फ्यूल पर केजी ऑफ एयर इज 0.017 इंटू 44186 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना ही फ्यूल सप्लाई हो रहा है, उतना ही मास ऑफ गैस, उतना ही हीट प्रोडक्शन हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट। तो हीट सप्लाई आप आराम से यहां से निकाल सकते हो। तो जब T3 निकल गया, वंस वी हैव T3, अब गैसेस यानी कि एयर प्लस फ्यूल का गैसेस जो बना, कंबशन प्रोडक्ट जो बना, उसी को तो टरबाइन पे ले जा रहे हैं, उसी को टरबाइन पे लेके जा रहे हैं गाइस। टरबाइन में एयर नहीं होगा, इसलिए बहुत लोग सिली मिस्टेक करते हैं यहाँ पे कि टरबाइन पे भी अगर प्रोडक्ट ऑफ कंबशन देने के बाद भी वो लोग क्या करते हैं, टरबाइन में भी गामा ऑफ एयर 1.4 ले लेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंबशन होने के बाद जो कंबशन प्रोडक्ट है उसका गामा 1.33 दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड टरबाइन विल वर्क ऑन दिस बेसिस, नॉट ऑन 1.4। सिर्फ एयर नहीं है उसमें, एयर प्लस फ्यूल का
कंबशन होने के बाद का जो गैसेस का प्रोडक्ट है उसको ले जा रहे हैं हम लोग टरबाइन पे, इसलिए पे अटेंशन। तो हम लोगों को टरबाइन वर्क निकालने के लिए T3 तो है, T4 चाहिए। T4 मतलब क्या, T4 डैश चाहिए। और टरबाइन एफिशिएंसी हम लोग को 90% दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो वी कैन गो फॉर T3 दिया तो T4 आराम से निकाल सकते हैं। सो T4 कैसे निकालेंगे, आई हैव T3 by T4 इज इक्वल टू P3 by P4 मतलब क्या, P2 by P1 ही है, टू द पावर गामा ऑफ गैस माइनस 1 by गामा ऑफ गैस, ऐसे। तो 1.33 दिया हुआ है और प्रेशर रेशियो 6.2, सो दिस इज 0.33 by 1.33, ये होगा गाइस। और T3 का वैल्यू 1177 आया था, देख लो 175, तो T4 आराम से निकाल लेंगे। So T4 will be equal to 1177.175 divided by 6.2 to the power 0.33 by 1.33, तो आराम से निकाल लो 1177.175 divided by 6.2 to the power 0.33 divided by 1.33, so ये वैल्यू आपके पास 748.57 आ रहा होगा, चेक कर लो गाइस, 748.57 केल्विन आ रहा होगा, चेक करो तो गाइस, यस और नो। T4 का वैल्यू सर आ रहा आ रहा है, T4 का वैल्यू इतना आया, तो 3 से लेके 4 तक जा रहा है भाई, 3 से लेके 4 तक हो रहा है, तो दिस इज 3, दिस इज 4, T3 से T4 तक, T4 निकाल लिया, तो ये आइडियल टरबाइन वर्क हुआ। और 4 डैश चाहिए, तो हम लोग को एक्चुअल टरबाइन वर्क चाहिए, तो टरबाइन वर्क आइडियल मिल चुका है, T3 माइनस CPG इंटू T3 माइनस T4 करेंगे तो आइडियल टरबाइन वर्क मिलेगा। तो हम लोग को टरबाइन एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अब देखो टरबाइन से हम लोग को काम मिल रहा है, वी आर गेटिंग वर्क आउट ऑफ टरबाइन, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा काम मिले टरबाइन से, वी वांट मोर एंड मोर वर्क फ्रॉम द टरबाइन, बात सही है। तो टरबाइन से जितना ज्यादा वर्क होगा उतना चाहिए हम लोग को, तो आइडियली हम लोग को ज्यादा मिलना चाहिए, बट एक्चुअली थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि एफिशिएंसी 90% है, 10% लॉस हो जाएगा। सो टरबाइन में क्या हो जाएगा, वी विल हैव वर्क टरबाइन एक्चुअल बाय वर्क टरबाइन आइडियल, तो वी विल हैव वर्क टरबाइन एक्चुअल, यही निकालना है हम लोग को, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इनटू वर्क टरबाइन आइडियल। टरबाइन एफिशिएंसी 90% दिया हुआ है, वर्क टरबाइन आइडियल कितना होगा, CPG T3 माइनस T4, CPG T3 माइनस T4, ये सारा कुछ जो भी आपको करा रहा हूं मैं अभी यहाँ पे, ये सब जो भी चीज होगा ये सारा कुछ एग्जामिनेशन में आने वाला है आप लोग को, एंड सेमेस्टर में आएगा ही आएगा, वेरी सिमिलर क्वेश्चंस आएगा आप लोग को, देखना। सो 0.9 इतना आ रहा है गाइस, CPG 0.9, CPG 1 पॉइंट कितना था भाई, दिस वाज 1.147 CPG, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जो है 1.147, यहाँ पे 1.005 लेके कर देगा जिसको पता नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को लेके नहीं चल रहा है वो, इनटू T3 11 कितना 1177.175 माइनस T4 अभी थोड़ा देर पहले निकाला 748.57, तो यहां से वर्क टरबाइन हम लोग को एक्चुअल मिल जाएगा गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, देख लो कितना आएगा, तो आई हैव 0.9 इंटू 1.147 इंटू 1177.175 माइनस 748.57, आई हैव 442.448, तो 442.45 किलो जूल पर केजी। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, निकाल लेंगे यहाँ से, इज देयर, हाँ बोलो। सर कंबशन प्रोसेस एक और बार बताएंगे, ये वाला हाँ सर। कंबशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि मान लो एक कंबशन चैम्बर है, ठीक है, कंबशन चैम्बर में क्या लगा रहता है, यहाँ पे भी स्पार्क प्लग रहता है, तो यहाँ से इंट्रोड्यूस करता है किसको, फ्यूल को, और कंप्रेसर से आया क्या, एयर का टेम्परेचर ज्यादा है, फ्यूल के साथ मिक्सिंग हुआ, स्पार्क करेगा, तो क्या बना, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर बना, है ना। उसके बाद कंबशन होने के बाद उसको तो ले जाएंगे हम लोग टरबाइन में, तो एयर, प्लीज पे अटेंशन, एयर आया कहां से, कंप्रेसर से, फ्यूल बाहर से सप्लाई हुआ, इग्निशन करेंगे तो एयर इग्नाइट नहीं होता है, एयर इज जस्ट सपोर्टिंग द कंबशन,
फ्यूल इग्नाइट होगा। तो फ्यूल इग्नाइट होना मतलब क्या, फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू या कंबशन वैल्यू है ना, वो उसके वजह से हीट रिलीज होगा। एयर के वजह से हीट रिलीज नहीं होगा, एयर इज जस्ट सपोर्टिंग कंबशन। तो कौन, मास ऑफ फ्यूल जितना होगा उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हीट रिलीज होगा फ्यूल बर्न होने से। गाइस बोलो तो বুঝি পাইছা এতিয়া কথাটো? এন্ড Yes, sir. সেই বস্তুটো যেতিয়া ফুয়েলটো বার্ন হয়, ইগনিশন হয়, তো ফুয়েল বার্ন হোৱা কাৰণে টেম্পারেচারটো বাঢ়াই স্টার্ট কৰিব from T2 from 2' to 3. So this will be mg mass of gas, because gas में क्या है, air plus fuel into cpg into T3 minus T2 dash. This is called heat balance. इतना हीट रिलीज करने से क्या हो रहा है, एंथैल्पी चेंज हो रहा है। कहां से कहां तक, 2' से 3, यानी कि H3 minus H2 dash. अगर आपने एंथैल्पी ये सब चीज के बारे में अच्छा से, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स अच्छा से पढ़ा होता, दिस इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ओपन सिस्टम एनालिसिस, तब कोई दिक्कत ही नहीं होता। तो कोई भी चीज बर्न हुआ, कोई भी चीज का कंबशन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, एंथैल्पी चेंज होगा। एंथैल्पी चेंज का मतलब टेम्परेचर चेंज। तो बस we will have this combustion process. Is it fine all of you? Yes or no? Yes. तो वर्क टरबाइन एक्चुअल मिल चुका, वर्क कंप्रेशन एक्चुअल मिल चुका है। हम लोग को एफिशिएंसी निकालना है, तो वर्क टरबाइन माइनस वर्क कंप्रेशन करके डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई कर देंगे, काम खत्म, आंसर। 10 मार्क्स आपको इस सब चीज के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में रेफ्रिजरेशन का भी करना है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स का भी क्वेश्चंस कराऊंगा एंड सेमेस्टर के लिए। काइंडली बी देयर एंड प्लीज डू नॉट कम विदाउट रिवीजन गाइस, प्लीज रिवाइज करो। इलेक्शंस ये सब होते रहेगा, कुछ भी होते रहेगा, कोई नहीं पूछने वाला है, कोई नहीं पूछेगा कि अच्छा आपने इलेक्शन में कितना रैली निकाला, क्या किया, क्या फेस्ट में आपने क्या किया है, तो उसके वजह से सैलरी में कोई ऑगमेंटेशन होगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। या उसके वजह से आपको कोई पिचिंग, यानी कि आपको कोई इंक्लूड नहीं करेगा अपने कोई भी प्रोजेक्ट्स में या कोई चीज। आपका एकेडमिक नॉलेज, जो नॉलेज है आपके पास, उसी के ऊपर बात होगा, नॉलेज एंड स्किल, काम खत्म। So make sure you guys revise it properly and practice properly guys, because these are the questions which will be there in your examination. But ये तो कुछ नहीं, ये तो आप करके आ जाओगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ अच्छे से। इसके beyond something that will matter the most for you to have in the coming time, उसके लिए आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हो, that will matter to you. Alright, I'll see you guys in the next class. Till then, take care all of you. Take care. Thank you, sir. Sure.